हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं फ्लो ऑफ लिक्विड्स का एक नया टॉपिक। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिंपल है, टर्मिनल वेलोसिटी। जरा आप मेरे साथ साथ इसे नोट करें, बहुत मजा आएगा। ध्यान से सुने बस। आप कॉपी और पेन निकाल लें आप और इसको नोट करना शुरू करें बच्चों, ठीक है ना। टर्मिनल वेलोसिटी इसको बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी को बोलते हैं हिंदी में सीमांत वेग। टर्मिनल वेलोसिटी। जब हम किसी बॉडी को, बच्चों ये कोई मीडियम है, इन्फिनिटी एक्सटेंडेड मीडियम, विस्कस मीडियम। विस्कस मीडियम अब लेते हैं या तो कोई गैस है या कोई लिक्विड। जब किसी विस्कस मीडियम में, मान लो ये कोई इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड विस्कस मीडियम है, जैसे यहां पर कहीं पानी भरा हुआ है, मान जाओ आप। और जब किसी विस्कस मीडियम में कोई बॉडी हम छोड़ते हैं, जैसे ये कोई बॉडी है स्फेरिकल बॉडी, इस विस्कस मीडियम में हमने इसको छोड़ा है, तो इनिशियली इस बॉडी का डाउनवर्ड फोर्स कितना है मेरे बच्चे? वेट mg, वेट ऑफ द बॉडी। जब हमने इनिशियली इसको रिलीज किया है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो जैसे ही हम विस्कस मीडियम में छोड़ेंगे तो वेट के कारण जैसे ही बॉडी इस मीडियम के अंदर नीचे चलेगी, तो मेरे बच्चे इस बॉडी पर दो फोर्स ऊपर की ओर एक्ट होंगे। एक तो फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। और जैसे ही बॉडी मूव करेगी वेट के कारण, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? mg, और अपवर्ड फोर्स कौन सा है? ये अपथ्रस्ट। इनिशियली वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन अपवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। जब वेट बॉडी का ज्यादा होगा, किससे? इन अपवर्ड फोर्सेस से, अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स से। जब वेट ज्यादा होगा बॉडी का, तो बॉडी का वेट ज्यादा होने के कारण रिजल्टेंट फोर्स इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, जिसके कारण बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम, कुछ समय बाद क्या होगा? जब इस बॉडी पर डाउनवर्ड फोर्स वेट और अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स रिमेन थ्रू आउट कांस्टेंट। अपथ्रस्ट थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये विस्कस फोर्स जो होता है, विस्कस फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी 0 है, तो इस बॉडी पर इनिशियली केवल दो फोर्स होंगे, एक तो अपथ्रस्ट और एक वेट। अब क्योंकि वेट ज्यादा है बॉडी का, किससे? अपथ्रस्ट से। तो वेट के कारण, क्योंकि वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट से, तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे एक्ट होगा। और रिजल्टेंट फोर्स जब नीचे एक्ट होगा, तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करने लगेगी? मूव करने लगेगी। और जैसे ही बॉडी मूव करेगी, तुरंत इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ेगी। और जैसे ही वेलोसिटी 0 से बढ़ेगी, तो इस बॉडी पर जिस डायरेक्शन में ये बॉडी चल रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स एक्ट होगा। जैसे जैसे वेट के कारण बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स का मान बढ़ता जाएगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम, व्हेन अपवर्ड फोर्स, कौन कौन से? विस्कस प्लस अपथ्रस्ट, जैसे ही इस बॉडी के वेट के बराबर होंगे, देन इन दिस केस नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी बिकम 0। नेट फोर्स बॉडी पर क्या होगा? 0। हेंस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बिकम 0। इट मींस वेलोसिटी विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोला जाता है मेरे बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। यही बात लिखी है मैंने बच्चे, आप नोट कर लें। इस फिगर को बना लो, आप इस फिगर को बनाइए। ये कोई इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड कोई मीडियम है, विस्कस मीडियम मान जाओ आप। जब किसी विस्कस मीडियम में किसी बॉडी को छोड़ा जाता है, ठीक है ना मेरे बच्चे,
इनिशियली बॉडी का वेट ज्यादा है अपवर्ड फोर्स से, जिससे रिजल्टेंट फोर्स किधर एक्ट होगा, डाउनवर्ड एक्ट होगा, नीचे की तरफ लगेगा रिजल्टेंट फोर्स। और वेट के कारण रिजल्टेंट फोर्स किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट फोर्स के कारण बॉडी जैसे जैसे बॉडी नीचे मूव करेगी, इस विस्कस फोर्स का मान, जो इनिशियली बॉडी जब रेस्ट पर थी तो विस्कस फोर्स 0 था, तो वेट की वजह से जैसे ही बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, विस्कस फोर्स का मान जैसे वेलोसिटी बढ़ने पर फोर्स बढ़ेगा। और आफ्टर लॉन्ग टाइम, कुछ समय बाद, जब अपवर्ड फोर्स कौन कौन से, विस्कस फोर्स प्लस अप थ्रस्ट, ये अप थ्रस्ट फोर्स है। जब अपवर्ड लगने वाले फोर्स विस्कस फोर्स प्लस अप थ्रस्ट जैसे ही बॉडी के वेट के बराबर होंगे, इन दिस केस नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज 0, it means acceleration 0. After that body will move with constant velocity. This constant velocity of body is called terminal velocity. आप नोट कर लें इस पॉइंट को बच्चों, मैं इसको यहां से रिव्यू कर रहा हूं। फिगर बनाओ पहले तो ये फिगर बनाइए आप। ये कोई विस्कस मीडियम है और इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है ये मीडियम, मान जाओ आप। अब बॉडी इज अलाउड टू फॉल इन ए विस्कस मीडियम, और विस्कस मीडियम में क्या लेते हैं हम, कोई लिक्विड हो सकता है या कोई गैस। जैसे ही इस बॉडी को किसी विस्कस मीडियम में छोड़ा जाएगा, इस बॉडी विस्कस मीडियम में हम छोड़ते हैं, तो मेरे बच्चे ये मीडियम इस बॉडी पर, क्योंकि इनिशियली जब बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो इस बॉडी पर विस्कस फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो विस्कस फोर्स नहीं है। इनिशियली इस बॉडी पर केवल एक फोर्स एक्ट होगा, कौन सा, अप थ्रस्ट। और जब अप थ्रस्ट फोर्स ज्यादा है, सॉरी वेट बॉडी का ज्यादा है किससे, अप थ्रस्ट से, तो नेट फोर्स किधर एक्ट होगा, डाउनवर्ड, जिसकी वजह से बॉडी की डाउनवर्ड चलते समय बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम when upward force viscous plus up thrust is equal to weight of the body, then net force on the body becomes 0. It means acceleration of body becomes 0. In this case body will move with a constant velocity. This constant velocity of body is called terminal velocity. यही बात मैंने यहां लिखी है बच्चों, आप देख लें। A body is allowed to fall in a viscous medium. Viscous medium ले सकते हैं हम, कोई लिक्विड या कोई गैस। Then a viscous force act on the body in upward direction. तो इस बॉडी पर ऊपर की ओर एक विस्कस मीडियम लगने लगेगा। Initially the total upward force on the body, upward force, total downward force on the body, weight of the body is more than total upward force viscous force plus up thrust. प्रारंभ में इनिशियली डाउनवर्ड वेट बॉडी का ज्यादा है अपवर्ड फोर्स से। अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, विस्कस प्लस अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट। आपने लिखा है क्या मेरे बच्चे, इनिशियली टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी मींस वेट इज मोर देन टोटल अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा, विस्कस प्लस अप थ्रस्ट। Hence resultant force on the body act in a downward direction, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है अपवर्ड फोर्स कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। Hence velocity of body goes on increasing because viscous force is the directly proportional velocity. Hence viscous force F also goes on increasing. After some time the total upward force on the body become equal to the total downward force on the body, hence the resultant force on the body become 0, hence acceleration of the body becomes 0. After that body falls down with a constant velocity. This constant velocity is called terminal velocity. सिंपल सी बात बोली है मैंने, फिर से समझ लो और इसको नोट कर लो बच्चों। जब किसी बॉडी को हम किसी विस्कस मीडियम में छोड़ते हैं, मान जाइए आप ये कोई विस्कस मीडियम है और इंफिनिटी डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड है, जैसे कोई लिक्विड ले लें आप या कोई गैस,
ऑल गैसेस एंड ऑल लिक्विड्स आर विस्कस मीडियम। जब किसी बॉडी को किसी विस्कस मीडियम में छोड़ा जाता है, जैसे ये कोई बॉडी है, जब किसी बॉडी को विस्कस मीडियम में छोड़ेंगे हम, तो सिंपल सी एक बात समझ लो पहले, जैसे लिक्विड है और इस लिक्विड में मैंने कोई बॉडी छोड़ दी, तो इस बॉडी पर ये जो मीडियम है ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा। कौन सा? एक तो अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट फोर्स रिमेन सेम थ्रू आउट। अपथ्रस्ट फोर्स जो बॉडी पर होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मान बॉडी की पोजीशन बदलने पर नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स बराबर होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। बॉडी यहां पर हो, जितना अपथ्रस्ट फोर्स इस बॉडी पर यहां पर होगा, जब बॉडी यहां पर होगी तब भी अपथ्रस्ट फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। इनिशियली वेट तो डाउनवर्ड है और अपथ्रस्ट ऊपर है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इस बॉडी पर कोई विस्कस फोर्स एक्ट नहीं होगा। इनिशियली वेट इस बॉडी का ज्यादा है, किससे? अपथ्रस्ट से। अब क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है अपवर्ड फोर्स से, तो बॉडी मूव करना शुरू करेगी, स्टार्ट करेगी किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे ही बॉडी ने नीचे की ओर चलना शुरू किया, तुरंत इस बॉडी पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में, मींस इस बॉडी की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स एक्ट होगा। विस्कस फोर्स लगेगा और इस विस्कस फोर्स का मान डिपेंड करता है मेरे बच्चे इसकी वेलोसिटी पर। इनिशियली डाउनवर्ड फोर्स mg इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स ऑफ थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स, देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी गोज ऑन इंक्रीजिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिससे बॉडी की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते समय बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी इस विस्कस फोर्स का मान बढ़ता जाएगा। इस विस्कस फोर्स का मान बढ़ता जाएगा। जब बॉडी कुछ समय बाद, जब इस विस्कस फोर्स का मान बढ़ते बढ़ते, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी रिजल्टेंट फोर्स के कारण जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी, इस बॉडी पर अपवर्ड लगने वाला विस्कस फोर्स का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन अपथ्रस्ट थ्रू आउट क्या रहता है? ये कांस्टेंट रहता है। सोचो, अब वेट तो कांस्टेंट है मेरे बच्चे, डाउनवर्ड हमेशा उतना ही होगा। इनिशियली वेट ज्यादा है इन दोनों अपवर्ड फोर्स से, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर एक्ट होगा? डाउनवर्ड। तो रिजल्टेंट फोर्स के कारण बॉडी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते समय वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगी तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले विस्कस फोर्स का मान बढ़ता जाएगा। और कुछ समय बाद जब विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते विस्कस प्लस अपथ्रस्ट फोर्स जैसे ही इस बॉडी के वेट के बराबर होगा, उस केस में इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। नेट फोर्स 0। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते समय नेट फोर्स 0। अब क्योंकि मास तो 0 होगा नहीं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते समय बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। इट मींस बॉडी विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, और बॉडी की इस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चलती रहेगी, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यही बात मैंने लिखी है। बॉडी इज अलाउड टू फॉल इन विस्कस मीडियम, देन ए विस्कस फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तुरंत इस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगने लगेगा। इनिशियली टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी कौन सा है? केवल वेट इज मोर देन टोटल अपवर्ड फोर्स विस्कस प्लस ऑफ थ्रस्ट, हेंस रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब डाउनवर्ड फोर्स इनिशियली ज्यादा है इन दोनों अपवर्ड फोर्सेस से, तो बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स किधर और लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ड्यू टू विच velocity of body goes on increasing, so viscous force act on the body also goes on increasing। क्योंकि वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी इस पर अपवर्ड लगने वाला विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद
जब अपवर्ड विस्कस प्लस अप थ्रस्ट जैसे ही बॉडी के वेट के बराबर होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, अपवर्ड विस्कस प्लस अप थ्रस्ट इज इक्वल टू डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉडी, देन नेट फोर्स ऑन द बॉडी बिकम 0 एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी is 0. After that, body will move with a constant velocity in downward direction. This constant velocity of body is called terminal velocity. यही लिखा है मैंने, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, hence velocity of body goes on increasing, hence viscous force also goes on increasing. After some time, upward force on the body become equal to the downward force on the body, hence resultant force on the body become 0. रिजल्टेंट फोर्स जब 0 हो गया, hence acceleration of the body become 0, hence body will fall down with a constant velocity which is called terminal velocity. डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती हुई बॉडी की जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं मेरे बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी। इसके लिए रिलेशन आप निकाल के दिखाते हैं आपको, सुनो जरा ध्यान से, फिर से एक बात समझ लो। जब किसी बॉडी को विस्कस मीडियम में छोड़ा जाता है तो इस बॉडी पर बॉडी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स एक्ट होता है। इनिशियली जब बॉडी पर अपवर्ड लगने वाला फोर्स कौन सा, विस्कस प्लस अपथ्रस्ट, डाउनवर्ड फोर्स से कम है, इट मींस डाउनवर्ड फोर्स मींस वेट ऑफ द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज मोर देन अपवर्ड फोर्स विस्कस प्लस अपथ्रस्ट, देन रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, hence body goes in a downward direction with increasing velocity. After a long time, when upward viscous plus upthrust force is equal to weight of the body, then net force on the body become 0, acceleration of body become 0. और जैसे ही एक्सेलरेशन 0 होगा, उसके बाद बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरने लगेगी, और कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोला जाता है मेरे बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी। नोट कर लिया मेरे बच्चे, नोट कर लो आप इसको ठीक से बच्चों। ये फिगर आपने नोट कर लिया होगा, टॉपिक भी नोट कर लिया होगा, मैं जहां तक समझता हूं, आप नोट करिए आप इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब किसी बॉडी को किसी विस्कस मीडियम, जैसे कोई भी लिक्विड है या कोई गैस है, जब किसी बॉडी को विस्कस मीडियम में छोड़ा जाता है तो वह मीडियम, वह विस्कस मीडियम उस बॉडी पर बॉडी के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगाता है। प्रारंभ में इनिशियली जब बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले विस्कस प्लस अपथ्रस्ट से ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स बॉडी पर किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस नेट फोर्स के कारण नीचे चलते समय बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। कुछ समय बाद वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते, विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते, कुछ समय बाद जब अपवर्ड लगने वाला विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट जैसे ही इस वेट के बराबर होगा, then net force act on the body become 0, acceleration of body become 0. After that, body will move with a constant velocity. This constant velocity of body in a viscous medium is called terminal velocity. नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं यहां से आगे की बात कर रहा हूं बच्चों। टर्मिनल वेलोसिटी हम फाइंड कैसे करते हैं, अब जरा ध्यान से देखें। viscous force act on the body in a viscous medium. When acceleration of the body become 0, it means at this instant velocity of body become constant. जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, उस समय बॉडी पर लगने वाला विस्कस फोर्स कितना होगा। भाई जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट, जब बॉडी ने कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ली, तो इसका मतलब उससे पहले इनिशियली वेलोसिटी 0 थी। वेलोसिटी उसके बाद बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के जैसे ही बराबर होगा, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी मैक्सिमम और क्या रहेगी, कांस्टेंट। उसके बाद बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, ठीक है ना। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। जब बॉडी ने वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी अटेंड कर ली,
उस समय इस बॉडी पर लगने वाला विस्कस फोर्स कितना होगा? F इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये स्टोक्स लॉ है, ध्यान हो तो आप। इन दिस रिलेशन ईटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज रेडियस ऑफ दिस बॉडी, स्फेरिकल बॉडी है तो आर इसकी रेडियस है बच्चों। डी डेंसिटी है बॉडी के मटेरियल की, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक से देखिएगा। इस बॉडी पर जब इस बॉडी ने कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर ली, उस समय इस बॉडी पर ऊपर की ओर ये लगने वाला जो विस्कस फोर्स कितना होगा? विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। ईटा इस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये रहा। आर इस स्फेरिकल बॉडी की रेडियस है और डी इस बॉडी के मटेरियल की, ये जो डी है इस बॉडी के मटेरियल की डेंसिटी है बच्चों, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। एंड डी डैश, ये डी डैश जो है, जो विस्कस मीडियम है ना, ये वाला, ये जो विस्कस मीडियम है, अरे ये जो मीडियम है, जो लिक्विड भरा हुआ है या कोई गैस है, ये उस मीडियम की डेंसिटी है डी डैश, ठीक है ना। तो जब बॉडी ने वेलोसिटी कांस्टेंट गेन कर ली है तो अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स कितना है? 6 पाई ईटा आर वी, जहां पर ईटा इस मीडियम का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर इसकी रेडियस है बॉडी की, डी बॉडी के मटेरियल की डेंसिटी है, डी डैश इज द डेंसिटी ऑफ विस्कस मीडियम। क्लियर हो गई बात? तो इस बॉडी पर जब बॉडी ने कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर ली, और कांस्टेंट वेलोसिटी बॉडी कब गेन करेगी? जब इस बॉडी पर ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स कौन कौन सा फोर्स? विस्कस प्लस अपथ्रस्ट बराबर हो किसके? वेट के। तो यही लिखा है अपवर्ड फोर्स कौन कौन से है? विस्कस प्लस अपथ्रस्ट, विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स, जैसे ही बराबर होगा किसके? वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। ये लाइन ठीक से याद रखना, क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, फिर से बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी ये वाली लाइन। तो जरा गौर से देखिएगा, विस्कस फोर्स कितना है मेरे बच्चे? 6 पाई ईटा आर वी, ये रहा। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है, ये जो अपथ्रस्ट है ये क्या है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। अपथ्रस्ट क्या है? ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। इस बॉडी ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस कराया है, उस लिक्विड का वेट अपथ्रस्ट बराबर होता है वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो बॉडी ने कितना वेट डिस्प्लेस कराया लिक्विड का, वो कैसे निकालेंगे? वेट बराबर होता है mg, तो m किसका लेंगे? लिक्विड का। तो लिक्विड का मास कैसे निकालेंगे? ये बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो लिक्विड डिस्प्लेस कराएगी। तो जो लिक्विड यहां से डिस्प्लेस हुआ है, उस लिक्विड का वॉल्यूम इस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो वॉल्यूम तो लेंगे बॉडी का और डेंसिटी लेंगे किसकी? लिक्विड की। ये हो गया मास उस लिक्विड का जो लिक्विड इस बॉडी ने डिस्प्लेस कराया है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो मास हो गया इंटू जी, और वॉल्यूम कितना होगा मेरे बच्चे इस बॉडी का? बॉडी स्फेरिकल है तो बॉडी का वॉल्यूम कितना हुआ? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास इंटू जी। ये हो गया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी, किसके बराबर हुआ? अपथ्रस्ट के बराबर। तो विस्कस फोर्स तो लिख दिया मैंने 6 पाई ईटा आर वी, अपथ्रस्ट लिखा 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो बॉडी का वॉल्यूम हो गया, और इंटू डेंसिटी हो गई किसकी? लिक्विड की, क्योंकि अपथ्रस्ट बराबर होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। और इस बॉडी ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है इस जगह से, उस लिक्विड का वेट चाहिए मुझे। तो वेट बराबर होता है mg, तो m चाहिए उस लिक्विड का मुझे जो इस बॉडी ने डिस्प्लेस कराया है। लिक्विड का मास चाहिए, तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर ही तो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, तो उस लिक्विड का वॉल्यूम तो हो गया इस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर, तो ये रहा। और डेंसिटी लेंगे लिक्विड की, क्यों? ये मास हो गया उस लिक्विड का जो इस बॉडी ने डिस्प्लेस कराया है, इंटू जी। अब क्योंकि बॉडी स्फेरिकल है तो इसलिए बॉडी का वॉल्यूम लिखा है मैंने
4/3πr3 और ये डेंसिटी लिक्विड की और इंटू जी, ये अपथ्रस्ट के बराबर हो गया। तो इस अपथ्रस्ट की जगह पर मैंने क्या लिखा, 4/3πr3 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये रहा 4/3πr3 डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का वेट कितना है मेरे बच्चे, इस बॉडी का खुद का वेट कितना है, इस बॉडी का, तो बॉडी का वेट कितना होगा m इंटू जी। बॉडी का वेट कितना होगा, ये mg, ये वाला वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का वेट कितना हुआ mg, m इंटू जी, और m किसका है, इस बॉडी का है, तो बॉडी का वॉल्यूम इंटू बॉडी के मटेरियल की डेंसिटी इंटू जी, और बॉडी का वॉल्यूम कितना है 4/3πr3 इंटू डेंसिटी बॉडी की इंटू जी, तो वेट ऑफ द बॉडी हो गया 4/3πr3 इंटू डी इंटू जी, यही लिखा है मैंने। वेट ऑफ द बॉडी की जगह पर मैंने लिख दिया है 4/3πr3, ये तो बॉडी का वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है बॉडी के मटेरियल की। बॉडी के मटेरियल की डेंसिटी क्यों ली है, क्योंकि बॉडी का वेट है इंटू जी। ये बात क्लियर है। हमें निकालना क्या था, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, ये टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है मुझे। तो एक काम करो, इस वाले टर्म को तो आप इक्वल से इधर रखो, तो ये तो यही रखा मैंने, इस वाले टर्म को इक्वल के साइन से उधर ले जाओ, तो इस वाले टर्म को जब इक्वल के साइन से इधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, देखो ये वाला टर्म तो 6π∗r�v, और इस वाले टर्म को ले गए उधर तो वो माइनस आएगा, उसमें से कॉमन आ जाएगा, देखो 4/3πr3 इंटू जी, 4/3πr3 इंटू जी, तो ये तो कॉमन ले लिया मैंने 4/3πr3 इंटू जी, यहां से तो बचेगा d और यहां से बचेगा d डैश, क्योंकि ये वाला टर्म उधर पहुंच गया ना। अरे बेटा यहां पर लिख दो 6π∗r�v टर्मिनल इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को उधर ले जा रहा हूं 4/3πr3 इंटू डेंसिटी इंटू जी, और ये वाला टर्म जब उधर पहुंचेगा माइनस 4/3πr3 इंटू डेंसिटी डी डैश और इंटू जी, इसमें से 4/3πr3 जी, 4/3πr3 जी कॉमन आ गया, तो 6π∗r�v इज इक्वल टू 4/3πr3 इंटू जी, और यहां से कॉमन में क्या बचा, ये तो बची डेंसिटी डी और ये बचेगा डी डैश। यहां तक क्लियर है। तो देखो 2 से इसे 3 बार काट दो और इसे 2 से 2 बार काट दो, इन 3 को ले जाओ नीचे, 3 और एक पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। क्लियर है। एक आर से, या आर की पावर 1 है या आर की पावर 3 है, तो टर्मिनल वेलोसिटी आ गई 2, एक पावर यहां से आर की कट जाएगी 2r² इंटू जी डी माइनस डी डैश अपॉन ये 3 और ईटा नीचे आएगा, 3 पहले लिखा है अपॉन 9 ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, ये वाला यही लिखा हुआ है, देख लो ये रहा 2r² जी डी माइनस डी डैश अपॉन 9 ईटा। गौर से देख लो ठीक से, इस रिलेशन में ये जो डी देख रहे हैं ये तो इस बॉडी के मटेरियल की डेंसिटी है, डी डैश इस मीडियम की डेंसिटी है, ईटा मीडियम का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है इस स्फेरिकल बॉडी की, जी हम जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वीटी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ध्यान से देख लो, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r², मोर इज द रेडियस, मोर इज द रेडियस, मोर इज द टर्मिनल वेलोसिटी, लेस इज द रेडियस, लेस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर हो गया फॉर्मूला, फिर से समझ लो। जब बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, और ऐसा कब होगा, जब अपवर्ड फोर्स विस्कस प्लस अपथ्रस्ट बराबर हो डाउनवर्ड फोर्स के वेट के बराबर हो। तो अपवर्ड फोर्स कौन सा है, विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। विस्कस फोर्स होगा 6π∗r, अपथ्रस्ट होगा 4/3πr3 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी 4/3πr3, वॉल्यूम है ये तो बॉडी का, इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। मुझे वेलोसिटी निकालनी है, इस वाले टर्म को इधर ले जाऊंगा,
4/3 पाई आर क्यू जी, 4/3 पाई आर क्यू जी कॉमन ले लेंगे हम, तो यहां से बचेगा डी ये वाला और यहां से बचेगा ये डी डैश। तो चेक कर लो, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, देख लो यहीं पर लिखे दे रहा हूं, इस पाई से तो ये पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 बार कट गया, ये 2 से 2 बार कट गया, एक आर से आर की पावर 3 है ये, तो आर का स्क्वायर बचेगा यहां, तो क्या बचा ऊपर 2r² जी, 2r² जी, डी माइनस डी डैश, और 3 ईटा मैं नीचे ला रहा हूं, तो 3 तो पहले से ही है ये, और ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 × 3 9, और ये ईटा नीचे आ गया, तो टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन आ गया 2r² जी डी माइनस डी डैश अपॉन 9। So terminal velocity of spherical body is directly proportional r². More is the radius, more is the terminal velocity, less is the radius, less is the terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी के कुछ एग्जांपल्स देखें, बहुत सिंपल सा पॉइंट लिखे हैं बच्चों, बड़े काम का पॉइंट लिखा है, बहुत बेहतरीन पॉइंट लिखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन प्रॉब्लम लिखिए ये, When a body is allowed to fall gently at the surface of liquid, ये कह रहा है कि किसी लिक्विड सरफेस पर इंफिनिटी एक्सटेंडेड मीडियम है, कोई ये कोई मीडियम है अनंत तक एक्सटेंडेड है, अगर इस मीडियम की सरफेस पर किसी बॉडी को जेंटली फ्री कर दें, जेंटली फ्री करने का मतलब है जब हमने इसको रिलीज किया है बॉडी को, वेट तो मेरे बच्चे इस पर डाउनवर्ड है, अप थ्रस्ट ये होगा, अप थ्रस्ट, और जब इसको रिलीज किया है तब इसकी वेलोसिटी इनिशियली वेलोसिटी 0 थी। जेंटली रिलीज करने का मतलब है व्हेन ए बॉडी अलाउड टू फॉल जेंटली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, जेंटली का मतलब फ्रीली हम छोड़ दें इसे, तो जैसे ही बॉडी का वेट क्योंकि ज्यादा है अब थ्रस्ट से, तो बॉडी नीचे चलेगी, तुरंत इस पर एक विस्कस फोर्स एक्ट होगा ऊपर की तरफ, विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, और इनिशियली वेट ज्यादा है, विस्कस प्लस अब थ्रस्ट से, तो बॉडी जैसे जैसे नीचे जाएगी पहले वेलोसिटी क्या करेगी इसकी, ये वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस, आफ्टर सम टाइम दिस वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम, जब इस पर अप थ्रस्ट प्लस विस्कस, विस्कस फोर्स प्लस ये अप थ्रस्ट जैसे ही बराबर होगा किसके, इस बॉडी के वेट के, आफ्टर सम टाइम देन नेट फोर्स बिकम 0 ऑन द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बिकम 0, आफ्टर दैट बॉडी विल फॉल डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड सरफेस पर जेंटली फ्री कर दें, मींस इनिशियल वेलोसिटी जब 0 है छोड़ दें इसे, तो लिक्विड के अंदर जब बॉडी जाएगी तो पहले तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका होगा, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होगा, जैसे जैसे बॉडी लिक्विड में फॉल करेगी वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे बॉडी लिक्विड में फॉल करेगी टाइम बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम, कुछ समय पश्चात, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम, उसके बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो कुछ समय बाद, इतने समय बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो जब किसी बॉडी को लिक्विड की सरफेस से जेंटली फ्री किया जाता है तो लिक्विड के अंदर, उस विस्कस मीडियम के अंदर बॉडी की वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ ये होगा, पहले तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, पहले तो वेलोसिटी बढ़ेगी, शेप कैसी आ रही है ये, पैराबोलिक शेप में, आफ्टर लॉन्ग टाइम वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम कांस्टेंट, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है, नोट कर लिया। सेकंड पॉइंट नोट करें जरा, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, इफ ए बॉडी अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, अगर हम किसी बॉडी को लिक्विड सरफेस से ज्यादा हाइट से छोड़ दें, जैसे ये इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड मीडियम है, अगर किसी बॉडी को मेरे बच्चे हम बहुत ज्यादा हाइट से छोड़ दें, दिस हाइट, ये जो हाइट है बहुत ज्यादा है, यहां से छोड़ दें हम, तो इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो जब बॉडी विस्कस मीडियम में चलेगी, ग्रेट हाइट कह रहा हूं,
तो जब बॉडी अंदर विस्कस मीडियम, तो एयर भी तो विस्कस मीडियम है। उसके बाद क्या होगा, बहुत ग्रेट हाइट की बात कर रहा हूं, तो इनिशियली वेलोसिटी तो एयर में 0 है, लेकिन वो ज्यादा ऊंचाई से बॉडी को छोड़ा है, तो बॉडी एयर में चलते चलते यहां पर चल करके बॉडी क्या गेन कर लेगी, ये वेट और ये विस्कस प्लस अप थ्रस्ट, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन एयर बिकम 0। तो एयर में ही इस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट होने के बाद इसका मतलब जब बॉडी इस लिक्विड की सरफेस से टकराएगी तो उस समय बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी और मैक्सिमम होगी, क्योंकि एयर में बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। और जैसे ही लिक्विड के अंदर जाएगी ये बॉडी, जैसे ही लिक्विड के अंदर जाएगी, इसके अंदर जैसे ही चलेगी बॉडी, तुरंत इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा विस्कस फोर्स, क्योंकि लिक्विड के अंदर वेलोसिटी यहां पर टकराते समय वेलोसिटी की बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और लिक्विड के अंदर जब जाएगी तो इस बॉडी की वेलोसिटी घटेगी। तो उस केस में ये विस्कस फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी घटती जाएगी तो विस्कस फोर्स घटेगा। विस्कस फोर्स क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी घटती जाएगी, विस्कस फोर्स घटता जाएगा। तो मीडियम के अंदर जैसे जैसे चलती जाएगी बॉडी, उसके बाद वेलोसिटी घटते घटते ये वेलोसिटी जैसे जैसे कम होगी ना, इसकी वेलोसिटी पहले घटेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, घटेगी, घटती जाएगी, और एक पोजीशन ऐसी आएगी ये विस्कस फोर्स घटते घटते इतना रह जाए कि ये विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट जैसे ही इस बॉडी के वेट के बराबर हो, आफ्टर दैट नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी बिकम 0, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी बिकम, रिटार्डेशन कह सकते हैं आप इसको, रिटार्डेशन बिकम 0। उसके बाद यहां पर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम एंड कांस्टेंट। बहुत सिंपल सी बात लिखी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों। जरा गौर से देखो, इफ ए बॉडी अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड सरफेस से ज्यादा ऊंचाई से छोड़ेंगे तो एयर के अंदर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी और मैक्सिमम होगी। और जब इस मैक्सिमम वेलोसिटी से जब लिक्विड सरफेस पर टकराएगी बॉडी, उसके बाद जब लिक्विड में जाएगी तो बॉडी की वेलोसिटी घटेगी, और बॉडी की वेलोसिटी जब घटेगी तो इस पर विस्कस फोर्स घटेगा, क्योंकि एयर में जो अपथ्रस्ट था, एक्चुअल में एयर में जो अपथ्रस्ट लगेगा ना वो कम होगा, और लिक्विड के अंदर जैसी बॉडी पहुंचेगी तो ये अपथ्रस्ट बढ़ जाएगा। अपथ्रस्ट एयर के कंपैरिजन में ये अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, और ये अपथ्रस्ट जब ज्यादा होगा, एयर के अंदर जैसी बॉडी पहुंची, वो लिक्विड के अंदर जैसी बॉडी पहुंची तो लिक्विड का भी तो रेजिस्टेंस लगेगा ना इस पर कुछ, तो डेफिनेटली इसका विस्कस फोर्स, वेलोसिटी घटने के कारण विस्कस फोर्स घटेगा, और घटते घटते यहां पर विस्कस फोर्स इतना घट करके रह जाए, ये विस्कस फोर्स ये बढ़ करके ये वाला अपथ्रस्ट जैसे ही इस बॉडी के वेट के बराबर हुआ तो एक निश्चित समय बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम, और वो मिनिमम वेलोसिटी थ्रू आउट क्या रहेगी, कांस्टेंट। इन दिस केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं, पहले वेलोसिटी घटेगी, ये वाला होगा, पैराबोलिक कर्व होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम दिस वेलोसिटी बिकम मिनिमम एंड रिमेन कांस्टेंट, दिस मिनिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान से सुनिएगा फिर से। जब किसी बॉडी को लिक्विड सरफेस पर जेंटली फ्री करेंगे तो लिक्विड के अंदर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़कर के मैक्सिमम होने के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये वाला होगा। लेकिन जब किसी बॉडी को लिक्विड सरफेस से ज्यादा हाइट से, लिक्विड सरफेस से ज्यादा हाइट से हम रिलीज करें बॉडी, तो जब बॉडी लिक्विड के सरफेस पर टकराएगी तो उस समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और उसके बाद जब लिक्विड के अंदर जाएगी तो लिक्विड रेजिस्टेंस के कारण बॉडी की वेलोसिटी घटेगी, घटती जाएगी, और घटते घटते मिनिमम हो गई, और मिनिमम के बाद उसके बाद फिर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये वाला होगा, और लिक्विड सरफेस पर जब जेंटली रिलीज करते हैं तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये वाला होगा। दोनों ग्राफ ठीक से समझ लें, ये दोनों ही क्वेश्चन प्रॉब्लम है आप, ठीक से समझ लो इसको, नोट कर लिया। चलिएगा एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी।
एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के एग्जाम्पल देखो, छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं। रेन ड्रॉप, बरसात की बूंदें। तुमने देखा हो जब बारिश होती है तो तुमने देखा होगा आसमान में बादल देखे हुए हैं, कहते हैं ना बादल तैर रहे हैं, बादल बहुत तेजी से हो रहे हैं, पानी गिरने वाला है। एक्चुअल में बादलों के अंदर होती है पानी की छोटी छोटी बूंदें। जब पानी की बूंदों का साइज जब छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो उन पानी के बूंदों की नीचे फॉल होने की जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, क्योंकि ड्रॉप बहुत छोटी है, रेडियस उसकी बहुत कम है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम होगी। क्योंकि साइज जब उनका छोटा होगा तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम होगी। तो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं बादलों में, बूंदों का साइज छोटा होने की वजह से उनकी वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है, जिसकी वजह से हमको आसमान में बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही एयर का प्रेशर बढ़ता है, एयर प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा, एयर प्रेशर बढ़ता है कब? जब वेलोसिटी घटेगी। आपने देखा हो बादल हो रहे हो, हम कहते हैं कि हवा तेज चल रही है, हवा जब चलेगी तो कहते हैं बादल उड़ गए। हवा तेज चलने लगी, तेजी से मतलब हवा का फ्लो बढ़ गया, कहते हैं ना तेज हवाएं चल रही हैं, बादल उड़ गए, पानी नहीं पड़ेगा। अब जब हवा की वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी जब ज्यादा होगी तो प्रेशर, वेलोसिटी ज्यादा होने पर प्रेशर कम होता है, और जब प्रेशर कम होगा तो बादलों में जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, प्रेशर जब कम होगा तो बूंदें और दूर दूर हट जाएंगी और बादल क्या करेंगे? उड़ जाएंगे। और अचानक से बादल हो रहे हों और अचानक से हवा का चलना बंद हो जाए, एयर का फ्लो बंद हो जाए, हवा बिल्कुल रुक जाए, तो कहते हैं ना बादलों में बहुत ज्यादा गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही, पानी पड़ने वाला है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही वेलोसिटी कम हुई तो एयर का प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो बादलों के अंदर जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो प्रेशर बढ़ने की वजह से वो बूंदें पास पास आएंगी, और पास पास आएंगी तो बूंदों का साइज बढ़ जाएगा, और जैसे ही साइज बढ़ेगा तो उनको नीचे गिरने की वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, तुरंत बारिश होने लगती है। यही लाइन देखिए बच्चों मैंने। रेन ड्रॉप क्या? व्हेन रेन ड्रॉप फॉल्स डाउनवर्ड इन एयर, देन फर्स्ट इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस and then it falls down with constant terminal velocity, which is different for different size. It is more for big drop and less for small drop. पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो हवा में जब गिरती हैं तो इनिशियली तो उनकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, कुछ समय बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे फॉल होती है। जब उनका साइज बहुत छोटा होगा तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, जिसकी वजह से हमको आसमान में बादल तैरते दिखाई देते हैं। और जैसे ही बूंदों का साइज बड़ा हुआ, साइज जैसे ही बड़ा होगा, टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, बढ़ जाएगी, और टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो तुरंत क्या कहते हो? बारिश होने लगी। बड़ी बूंद का, बड़ी साइज की बूंद का, क्योंकि साइज अगर बड़ी होगी, बूंद का साइज अगर बड़ा हो जाएगा मेरे बच्चे, तो उसकी रेडियस ज्यादा होगी, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। मोर इज द साइज, मोर इज द वेलोसिटी, लेस इज द साइज, लेस इज द वेलोसिटी। जब साइज छोटा होगा, वेलोसिटी इतनी कम होगी कि बारिश नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं? आसमान में बादल तैर रहे हैं। और आसमान में बादल तैरते क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि आसमान के अंदर, बादलों के अंदर क्या होती है? पानी की छोटी छोटी बूंदा होती हैं, साइज उनका छोटा होता है तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है, तो बादल तैरते दिखाई देते हैं। जैसे ही प्रेशर की वजह से उनका साइज बड़ा हुआ, मोर इज द साइज, मोर इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बारिश होने लगेगी। क्लियर? सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये एक्चुअल में 12th में पढ़ेंगे आप। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली बाई मिलिकन। और मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, केवल इसका नाम याद रखना है, सिंपल सी बात समझे, इसमें कुछ है नहीं। मिलिकन ऑयल ड्रॉप में क्या होता है? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में when an oil drop falls downward in air, first its velocity increases and then it falls down with constant terminal velocity. मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एयर में ऑयल की जो ड्रॉप होती है, पहले तो वेलोसिटी उनकी बढ़ती जाती है, कुछ समय बाद वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते
जब उन ऑयल ड्रॉप्स पर अपवर्ड लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड ऑयल ड्रॉप वेट के बराबर होता है, उसके बाद ऑयल ड्रॉप कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे फॉल होने लगते हैं। क्लियर है? ये हम बताएंगे आपको 12th में मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 12th में, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें, बहुत सिंपल सा है बच्चों। ये क्वेश्चन होने को तो आपको छोटा सा दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, जरा ध्यान से देखें, क्वेश्चन नोट कर लो तो ज्यादा ठीक है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू रेन ड्रॉप्स इज 2:1। रेन ड्रॉप, दो रेन ड्रॉप हैं, उनकी रेडियस का रेशियो दिया है 2:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी, और दूसरा पूछा है रेशियो ऑफ मोमेंटम और मोमेंटा। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2r² g d माइनस d डैश अपॉन 9η, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r²। दूसरी बात, मोमेंटम और मोमेंटा P को बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि ड्रॉप जो होती है स्फेरिकल है, अब स्फेरिकल ड्रॉप का मास जो होता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी। सो मास ऑफ ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³, बट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r²। जरा दोनों को मिला दो यहां। सो मोमेंटम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ और ये r², r⁵। जरा गौर से देख लो, सिंपल सा पॉइंट है, नोट कर लिए हैं, ठीक है। तो रेशियो किसका दिया है क्वेश्चन में? रेडियस का रेशियो दिया है 2:1। तो टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? कौन सा रिलेशन लगाऊंगा ये वाला? तो टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो यहां पर लिख रहा हूं v1/v2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 का स्क्वायर, r1 और r2 का रेशियो कितना है? 2:1, 2/1 का स्क्वायर, तो रिजल्ट आ गया आपका 4:1। क्लियर है? ये रहा रिजल्ट, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है डू सेल्फ। अब मोमेंटम देखिएगा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब आपने लिखा है आपने मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁵। ये रिजल्ट निकल के आया है। तो मोमेंटम का रेशियो क्या हो गया? यहां से मोमेंटम का रेशियो क्या हो गया? P1/P2 इज इक्वल टू r1/r⁵। और r1 कितना है मेरे बच्चे? 2, और r2 कितना है? 1, क्योंकि 2:1 दिया है। P⁵, 2⁵ कितना होता है? 32/1। तो रिजल्ट आ गया आपका 32:1। ये रहा रिजल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, देखेंगे तो बहुत सिंपल है होने को। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे बच्चे, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इज v। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इज v इफ टू सेम साइज स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। सेम साइज की दो स्मॉल ड्रॉप मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बना दी। ये पूछा है व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप इज v इफ टू सेम ड्रॉप्स, कोई टर्मिनल वेलोसिटी है ये वाली, वो कोई ड्रॉप है ड्रॉप, और इस ड्रॉप की रेडियस में स्मॉल r माने ले रहा हूं, इसकी रेडियस r माने ले रहा हूं, और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी v क्वेश्चन में गिवन है। अब वो ये कह रहा है सेम, इसी तरह की सेम साइज की दो ड्रॉप, एक ड्रॉप ये और एक और ड्रॉप मिला दी, दो ड्रॉप मिल गई, मिलकर के बड़ी ड्रॉप बन गई है। तो बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी, मान लो बड़ी ड्रॉप की रेडियस r, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब बात यह है कि बड़ी ड्रॉप की रेडियस इस स्मॉल ड्रॉप की रेडियस के टर्म में क्या होगी। एक बात देखो, इन दोनों छोटी ड्रॉप्स का वॉल्यूम अकेली बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा ना। वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉल ड्रॉप्स यहां पर लिख दो, वॉल्यूम
of two small drops. Two small drops is equal to volume of bigger drop. क्या बेटा? बड़ी वाली ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉल ड्रॉप कितना है? 2 इंटू एक छोटी वॉल्यूम ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ये से ये टर्म कैंसिल, तो बड़ी ड्रॉप का की रेडियस आ गई क्या? r इंटू 2 की पावर 1/3। क्लियर? ये समझ में आ रही है बात? ये अब क्योंकि क्वेश्चन में आपसे टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है मेरे बच्चे? टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है, ठीक है ना? बिग ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है, तो रिलेशन में ये लगा रहा हूं। सो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप अपॉन रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप का स्क्वायर। ये रिलेशन लगा रहा हूं। ये बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए मुझे, मैं v मान लूं, और इसकी क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल v इज इक्वल टू बड़ी ड्रॉप की रेडियस कितनी है? ये रही r इंटू 2 की पावर 1/3। तो कैपिटल R की जगह पर, उस कैपिटल R की जगह पर यहां से r इंटू 2 की पावर 1/3 लिखूंगा। यहां पर स्मॉल r इंटू 2 की पावर 1/3 अपॉन r और इसका होल स्क्वायर। इस r से ये r कैंसिल, तो 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर करो पहले ना, तो v अपॉन v। इस वाले टर्म को देखो, इस वाले टर्म को मैं यहां से यहां लिख दूं, अरे यहां पर लिख दूं, इस वाले टर्म को यहां पर लिख सकता हूं। देखो v अपॉन स्मॉल v इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिख दिया मेरे बच्चे? इस r से r कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1/3 इंटू 2, इसका स्क्वायर, सॉरी 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। भाई इसको लिख दो 2 की पावर 1/3 अपॉन 1 और इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर लो ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो रिजल्ट आ गया कैपिटल V अपॉन स्मॉल v इज इक्वल टू 4 की पावर 1/3। क्लियर है? इस स्मॉल v को इधर ले जाओ, तो बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी निकल आएगी 4 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल v। इस स्मॉल v को यहां ले जाओ, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, ये रहा, ये लिखा है रिजल्ट, और मैंने पेपर पर लिख दिया डू सेल्फ। नोट कर लें आप क्वेश्चन को, करना चाहो तो। कर लिया बच्चों? नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को, करना चाहें तो, ठीक है? यहां तक बच्चों ये वीडियो 1-2 बार देख लें आप। टर्मिनल वेलोसिटी बहुत सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और सिंपल क्वेश्चन आता है। नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया? जल्दी से नोट करिए बच्चों। नोट कर लिया होगा मैं जहां तक समझता हूं। कर लिया नोट? चलो, इस टॉपिक को बच्चों, इस वीडियो लेक्चर को कम से कम 2 बार सुन लीजिए आप। टर्मिनल वेलोसिटी बहुत आसान है, और इसको एक बार लिखकर जरूर देख लें, आसान है। और फिर वीडियो लेक्चर देख करके उसको खुद से भी एक बार रिहर्सल करें।